कहते हैं समुद्र हमें जोड़ता है, हमें अलग नहीं करता। इसी जुड़ाव को महसूस करते हुए आज हम बात करेंगे तटीय समुदायों और ब्लू इकोनॉमी की, मतलब नीली अर्थव्यवस्था। और हमारा खास ध्यान रहेगा छोटे द्वीपीय विकासशील देशों यानी सिड्स पर। ये टॉपिक आप जानते हैं यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, और वैसे भी ये जानकारी सबके लिए अहम है। आज की हमारी ये गहरी बातचीत ओआरएफ में छपे विश्लेषण और दूसरे स्रोतों पर आधारित है। कोशिश रहेगी कि इनसे मुख्य बातें निकाल सकें। देखिए, सिड्स का जो रिश्ता है अपने महासागरों से, वो बहुत ही अनोखा है। उनकी अर्थव्यवस्था, उनका समाज, पर्यावरण, सब कुछ इसी पर निर्भर है। और ये भी सोचिए कि दुनिया की लगभग 40% आबादी तटों के पास रहती है। पर यही लोग जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सबसे ज्यादा खतरा भी झेल रहे हैं। तो अहम सवाल ये है कि सिड्स अपनी ब्लू इकोनॉमी का इस्तेमाल कैसे करें ताकि उनके तटीय समुदाय और मजबूत बन सकें। चलिए इसी पर बात करते हैं। बिल्कुल। और कई द्वीप राष्ट्र जो हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ब्लू इकोनॉमी को अपना भी रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि तटीय समुदायों की भागीदारी हो। मतलब सिर्फ नाम के लिए नहीं, बल्कि सक्रिय और सार्थक भागीदारी। नीतियां बनाने में, समुद्री संसाधनों के मैनेजमेंट में। आखिर ये संसाधन उनकी जिंदगी का आधार है ना। सिर्फ ऊपर से योजना बना देना वो काफी नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। और जमीनी स्तर पर इसके उदाहरण भी दिखते हैं, जैसे बारबेडोस में। अच्छा। वहाँ स्थानीय मछुआरों ने खुद आगे बढ़कर समुद्री प्रबंधन क्षेत्र का डिजाइन तैयार करने में मदद की। अच्छा। या मॉरिशस को ही देख लीजिए। वहाँ एक समुदाय ने मिलकर 50 हेक्टेयर कोरल रीफ और करीब 8 हेक्टेयर समुद्री घास का संरक्षण किया। हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। और नतीजा, वहाँ टूरिज्म भी बढ़ा। जी। पर ऐसी अच्छी कोशिशें ये अलग थलग सी लगती हैं। इन्हें बड़े पैमाने पर कैसे जोड़ा जाए, ये सवाल है। हाँ, यही असली चुनौती भी है और कह सकते हैं कि मौका भी। इसमें जो सामाजिक उद्यम हैं, एनजीओज हैं, वो बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। केन्या के वासिनी द्वीप का उदाहरण लीजिए। वो लोग मछली पकड़ने और टूरिज्म पर निर्भर हैं। वहाँ सरकार, एनजीओज और स्थानीय समूहों ने मिलकर काम किया। अच्छा, क्या किया उन्होंने? उन्होंने एक समुद्री संरक्षित क्षेत्र मतलब एमपीए बनाया। कोरल रीफ को फिर से उगाने का एक पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया। और सबसे अच्छी बात यह हुई कि इस मॉडल को फिर दूसरे समुदायों ने भी अपनाया। तो ये दिखाता है कि मिलकर काम करने से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। ये मिलकर काम करने वाली बात, ये बहुत जरूरी है। और दूसरी तरफ है इनोवेशन, नई सोच। जैसे द ओशन क्लीन अप का नाम तो शायद सुना ही होगा। हाँ, बिल्कुल। प्लास्टिक हटाने का उनका बड़ा प्रोजेक्ट है। उनका लक्ष्य है 2040 तक समुद्र से 90% तैरता हुआ प्लास्टिक हटाना। बहुत बड़ा लक्ष्य है। और अब तो वो नदियों में प्लास्टिक को रोकने पर भी काम कर रहे हैं। जमैका, डोमिनिकन गणराज्य जैसे सिड्स में भी उनकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। जी। तो ऐसे नए आइडियाज को, नए उद्यमों को सपोर्ट करना, ये समावेशी विकास के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन इन नए आइडियाज को और पूरी ब्लू इकोनॉमी को चलाने के लिए एक और बहुत बड़ी जरूरत है। वो है कुशल लोग, स्किल्ड प्रोफेशनल्स। चाहे वो समुद्री रिन्यूएबल एनर्जी हो या ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, मतलब समुद्री जीवों से दवाएं या उत्पाद बनाना, या फिर शैवाल की खेती। इन नए उभरते क्षेत्रों में हुनरमंद लोगों की कमी है। अच्छा, तो ये एक बाधा है। हाँ बिल्कुल। प्रतिभा को तैयार करना, फिर उन्हें अपने देश में रोके रखना, ट्रेनिंग के लिए फंड्स की कमी, समय की कमी, ये सब काफी बड़ी बाधाएं हैं। तो फिर इसका हल क्या है? मतलब सिर्फ समस्याएं गिनाने से तो बात नहीं बनेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। हल है टारगेटेड ट्रेनिंग। जैसे खास तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने होंगे, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स हों, और सबसे जरूरी है इंडस्ट्री, अकादमिक जगत और सरकार के बीच एक मजबूत साझेदारी, तालमेल। जी। तभी हम भविष्य की जरूरतों के लिए, जैसे समुद्री नीति, टूरिज्म, बायोटेक, एक्वाकल्चर इंजीनियरिंग, इन सब क्षेत्रों के लिए लोगों को तैयार कर पाएंगे। हाँ, ये कौशल विकास वाली बात तो बहुत महत्वपूर्ण है। और इस नई टेक्नोलॉजी और कौशल के दौर में एक और चीज है जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए। क्या? वो है हमारा पारंपरिक ज्ञान, पीढ़ियों से चला आ रहा ज्ञान। तटीय समुदायों के पास मछली पकड़ने की अपनी तकनीकें हैं, नाव बनाने का हुनर है, यहाँ तक कि तारों को देखकर रास्ता पहचानने का ज्ञान। हाँ बिल्कुल, नेविगेशन का ज्ञान। हाँ, लेकिन ये ज्ञान अक्सर मतलब लिखा हुआ नहीं मिलता, जुबानी होता है।
और इसके खोने का खतरा बना रहता है। आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। इसे बचाना और इसे सम्मान देना बहुत जरूरी है। जैसे क्रोएशिया में मोर्टर द्वीप पर एक म्यूजियम है, ब्रिटानिया म्यूजियम ऑफ वुडन शिप बिल्डिंग। वो लोग पारंपरिक नाव बनाने की कला को सहेज रहे हैं और इससे वहां सांस्कृतिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। वाह, ये तो बढ़िया उदाहरण है। इसी तरह सेशेल्स भी एक समुद्री और प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बनाने की योजना बना रहा है। तो ये सिर्फ ज्ञान बचाना नहीं है, ये समुदाय की पहचान और उनके गौरव को भी मजबूत करता है। इसमें निवेश करना जरूरी है। तो कुल मिलाकर बात ये निकलती है कि सिड्स के जो तटीय समुदाय हैं वो ब्लू इकोनॉमी को टिकाऊ बनाने में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन अभी और बहुत कुछ करने की गुंजाइश है, जरूरत है। समुदायों को सिर्फ योजनाओं का लाभार्थी नहीं समझना चाहिए, उन्हें सहनिर्माता मानना होगा, संरक्षण का लीडर मानना होगा, नए आइडियाज का स्रोत मानना होगा। हाँ, इसी से आर्थिक मजबूती आएगी, पर्यावरण बेहतर होगा और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल। आज की चर्चा का सार यही है कि एक टिकाऊ सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी का रास्ता वो तटीय समुदायों के बीच से ही होकर जाता है। संरक्षण, नवाचार, स्किल डेवलपमेंट और पारंपरिक ज्ञान, इन सबको साथ लेकर चलना होगा। यही आगे बढ़ने का सही तरीका है। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं कि स्थानीय समुदायों का जो पारंपरिक ज्ञान है और जो आधुनिक ब्लू इकोनॉमी की टेक्नोलॉजी है, इन दोनों के बीच एक संतुलन, एक तालमेल कैसे बनाया जा सकता है ताकि दोनों का ही सबसे अच्छा फायदा उठाया जा सके। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो, खासकर अगर आप यूपीएससी या इससे जुड़े क्षेत्रों की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने विचार या सवाल ज़रूर साझा कीजिए। याद रखिए, ये विषय सतत विकास लक्ष्यों यानी SDGs, खास तौर पर SDG 14 जल में जीवन से सीधे तौर पर जुड़ा है। आज की हमारी ये बातचीत ORF में प्रकाशित विश्लेषण पर आधारित थी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।